पत्रकारों पर पुलिस की बरसती लाठियों को देखकर क्या आप हरियाणा के पुलिस महानिदेशक की बात पर यकीन करेंगे कि पुलिस की ऐसी कोई मंशा नहीं थी? क्या लाठियां बिना मंशा आदेश के ऑटोमेटिक चल जाती हैं? आश्रम और पुलिस के बीच हुई गोलीबारी में 2 सिपाहियों को भी गोली लगी है और 105 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 80 के करीब लोग भी घायल हुए हैं। डीजीपी एसएन वशिष्ठ इस घनघोर लाठीचार्ज के बाद भी बोल रहे हैं कि हरियाणा सरकार मीडिया का सहयोग कर रही है। क्या लाठी का नया नाम सहयोग है? इतनी तैनाती के बाद भी क्या पुलिस बिना कमांड के हो सकती है? एक के बाद एक होती जा रही ऐसी घटनाओं के प्रति हम सहिष्णु होते रहे तो दबाव के आरोपों से दबी प्रेस और दब जाएगी। आज तक एबीवीपी चैनलों समेत तमाम घायल पत्रकारों में हमारे सहयोगी भी शामिल हैं। मुकेश सेंगर, सिद्धार्थ पांडे, कैमरामैन फहद तलहा, सचिन गुप्ता, अश्विनी कुमार और अशोक मंडल, इन सबको लाठी लगी है। डीजीपी ने कहा कि जिन लोगों ने मीडिया पर हमले किए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एक रामपाल तो गिरफ्तार नहीं कर सके, अब मीडिया पर लाठी चलाकर पुलिस को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। आस्था के नाम पर सरकार क्यों डर जाती है? क्या इसलिए कि सरकार भी आस्था का इस्तेमाल करती है? प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ बीके गुप्ता साहब में पूर्व पुलिस कमिश्नर दिल्ली, अनिल सतपाल जैन जी हमारे साथ हैं, कल भी थे आज भी हैं, बहुत अच्छा है। बीजेपी के नेता संजय निरुपम कांग्रेस से हैं और सिद्धार्थ वरदराजन साहब वरिष्ठ पत्रकार, राम अवतार जी हैं, आप बाबा रामपाल के समर्थक हैं और राज सिंह आर्य हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा। आर्य प्रतिनिधि सभा से इसलिए भी आया कि एक संदर्भ है कि कबीरपंथियों और आर्यों के बीच में टकराव की ऐसी घटनाएं बनती रही हैं। सतपाल जैन जी, कल तो आप बात कर रहे थे ऐसे कि तमाम परिस्थितियों के आगे आप मजबूर हैं, लेकिन आज जिस तरह से जो लाठियां चली हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो आश्रम में आप नहीं कर पाए, आपकी सरकार पत्रकारों पर लाठी बरसा के वो भड़ास निकाल रही थी। देखिए, कल मैंने ऐसा आभास देने का कोई मेरा प्रयास नहीं था कि हम बेबस हैं। मैंने ये कहा था कि जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी और संत जी को 21 तारीख तक गिरफ्तार करके कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। आज जो घटनाएं हुए हैं उनके 2 पहलू हैं। जहां तक पत्रकारों के साथ ज्यादती, लाठीचार्ज, उनके साथ दुर्व्यवहार है, उसकी कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है उसकी निंदा करेगा, कोई उसका औचित्य नहीं दे सकता है। और मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसके पक्ष में है कि जिन लोगों ने ये ऐसी हरकतें की हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हम किसी आम आदमी की बात कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ ऐसा पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं, ये जिन लोग नहीं हैं सतपाल जी, ये जिन लोग नहीं हैं, पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। पुलिस में क्या आपको अभी तक पता है? क्योंकि आप लोग काफी जिन लोगों ने सशक्त लाठियां सरकार बरसाई चलाते हैं जी, पुलिस में जिन लोगों ने लाठियां बरसाई हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, लाठियां बरसाई गई हैं, क्या आप ये बताने की स्थिति में है उसका मेन, क्या आप ये बताने की स्थिति में है कि किसके आदेश से वहां लाठियां बरसाई गई? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसका आदेश था जी। हाँ, मैं इस स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं किसने आदेश दिया, किसने किया। लेकिन आजकल हर चीज वीडियो पर रिकॉर्ड होती है, इसलिए जो ही जिस क्षण वो इस ऑपरेशन से बाहर आते हैं उन लोगों को चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम भी अपने मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस मामले में कोई कोताही ना बरतें। लेकिन जो आज की स्थिति हुई है उसका दूसरा पहलू कि जो 3 दिन तक 4 दिन तक सरकार ने इन जो वहां महिलाएं बैठी हैं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको पूरा समय दिया कि वो वहां से उठकर आ जाएं। और आज भारी तादाद में सुबह लोग आश्रम छोड़कर आए भी, महिलाएं भी आई, बच्चे भी आए, पुरुष भी आए। और पुलिस ने अपनी जो उसकी अपनी नीति थी उसके अंतर्गत आगे बढ़ने की कोशिश की। काफी हद तक उनको सफलता मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस अपनी रणनीति के अंतर्गत जिस तरीके से आगे प्रशासन वहां चल रहा है, 1-2 दिन के अंदर कल तक इस मामले में जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी पालना करके 21 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये बहुत दुख की बात है कि उसके आश्रम के अंदर से जिस तरीके से पेट्रोल बम फेंके गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, जिस तरीके से अन्य हथियारों का, गैस सिलेंडरों को भारी तादाद में इकट्ठा करके रखा गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में चाहे एक संत हो चाहे दूसरे संत हो, इस संबंध में सभी पार्टियों को, सरकारों को मिलकर एक ठोस नीति बनानी चाहिए। आपकी बात है नहीं, सभी पार्टियों की नाम क्या क्यों ले रहे हैं आप सर? आप लोग राम रहीम के पास अपने उम्मीदवारों को लेकर जाते हैं,
कि आप आशीर्वाद दीजिए अपने विधायकों को लेकर। अगर ये खबर झूठी है तो आप बता दीजिए। हमने तो अखबारों में यही पढ़ा कि आप कई विधायकों उम्मीदवारों को लेकर आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, बाद में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए गए। विवाद तो उनके यहाँ भी है। देखिए, हम तो पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, फिर सत्ता में आकर अगर आप उनको कहेंगे इनको ठीक कर देंगे तो इनको भी बुरा लगेगा। हाँ। हर चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं। हाँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वयं वहां जाते रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के नेताओं का तो आप क्यों गए? खुलकर समर्थन आप लोग क्यों जाते हैं जहां कांग्रेस जाती है? होगा आज तक के जितने मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सही कर रही थी जो आप लोग गए? आप लोग क्यों गए? कांग्रेस अगर जा रही थी तो इसका मतलब कांग्रेस भी सही कर रही थी और आप भी सही कर रहे थे। आशा है आप इस विषय पर, हाँ, मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो सही कर रहे थे, ना मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, अभी हम कहीं और भटक जाएंगे। सिद्धार्थ, आपने जो प्रश्न उठाया था कि आप उनके पास गए थे, तो मैंने उसका उत्तर दिया है कि हम तो पहली बार गए हैं। कांग्रेस तो हर चुनाव में जाती रही है। बात है सर, इसी मासूमियत के तो हम कायल हैं। आप पहली बार गलती से चले गए, बाई मिस्टेक। सतपाल जी, आप क्यों मुझे मौका दे रहे हैं? गलती की बात मैंने नहीं कही। आप क्यों मुझे मौका दे रहे हैं? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि हम एक पहली बार गए, आप क्यों मुझे मौका दे रहे हैं? पहली बार गए। आप ये इतने सारे उम्मीदवारों को लाद के आप लेके गए थे, 15-16 पता नहीं कितने एमएलए थे बाबा राम रहीम के आशीर्वाद लेने, आप कह रहे हैं पहली बार गए थे। आप पहले तय कर लीजिए कि कांग्रेस ने जो किया वो गलत था कि नहीं था। अगर गलत था तो आप वो क्यों करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं संजय के पास जाऊं, बस सिद्धार्थ जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रेस पे जो बातें, जिस ठीक की बात नहीं कर रहा, मैंने आपके उस प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरी देखिए, मेरी बलमान साहब देखिए कि आपने जो मौका दिया मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा हूं। ये संत लोकसभा मैं फायदा नहीं उठा रहा हूं। आपने जो मुझे मौका दिया, आप पहली बार गए हैं, हो जाता है। चलिए, आप मान रहे हैं कि आपसे कोई गलती हुई होगी तभी आप ये कह रहे हैं। जिस तरह से प्रेस पे ये हुआ है और जिस तरह से सरकार ने ये रिएक्ट किया, आपको लगता है कि वहां पर कोई ऐसी स्थिति थी कि पुलिस को इस तरह से बहकने के लिए? पुलिस तो आश्रम को लगे तो उसका सब्र कभी नहीं टूटा पुलिस का। बिल्कुल नहीं। तमाम जो फुटेज अगर आपने देखा आज, और जो अलग अलग चैनल के वहां पे लोग थे, सबका कहना था कि हम पुलिस के कहने पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि ऐसा किसी पत्रकार ने नहीं किया कि पुलिस जहां पे जाने से रोक रही है वहां पे पत्रकार गए इसलिए उन पे कुछ ये कार्रवाई होना था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस, हो सकता है कि उनको अच्छा नहीं लगा कि उनकी असफलता एक तरह से, कि भाई तमाम कोशिशों के बावजूद जो है बाबा जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने कहा कि ज्यादा बेहतर है कि ये चीज कैप्चर ना हो फुटेज पे, कैमरा पे। जबकि ये भी एक पक्ष है कि इन्होंने पुलिस महानिदेशक से पत्रकारों ने बात की कि हम वहां जाना चाहते हैं, उनकी अनुमति से ही एक डिस्टेंस तक वो मीडिया के लोग गए थे। बिल्कुल। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तमाम जो पत्रकार बंधु हैं वहां पे, उन्होंने पुलिस परमिशन के साथ और पुलिस के एडवाइस के आधार पे अपने आप को पोजीशन किया। ऐसा नहीं कि फ्रंट लाइन से आगे चले गए या फ्रंट लाइन पे ही थे। जहां तक मैंने फुटेज देखा और अलग अलग पत्रकारों का बयान मैंने सुना है, तो ये हमला उन पे इस तरह से होना मुझे लगता है कि बहुत ही एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। और ये एक तरह से इंटॉलरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए कि वो नहीं चाहते कि पारदर्शिता हो। पता नहीं, मतलब मैं इसको कहाँ किसको दोषी ठहराऊं। मतलब अगर बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो कहने की कार्रवाई की जाएगी तो ये अच्छी बात है, तफ्तीश होनी चाहिए, लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मालूम, जैसे जो सवाल आपने उठाया कि किस मंशा के साथ, या मतलब कि पर्पस क्या था, आदेश किसका था कि आप इन पे हमला किए। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई कांस्टेबल अपने आप में जाके कैमरा वाले पे या पत्रकार पे लाठी उठाएगा। जरूर उनसे कहा गया कि भाई इनको रोको, तो किसने कहा रोकने के लिए, क्यों कहा, ये सब तमाम जो चीजें हैं इनका खुलासा होना बहुत जरूरी है। संजय, मैं अभी आ रहा हूँ, तस्वीर भी दिखाएंगे। सर गुप्ता जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 2-4 सिपाहियों की करतूत हो और इस तरह से जो तस्वीरें दिख रही हैं कि वो खेत में तक में पुलिस उनको चेस कर रही है और दौड़ा के मार रही है? देखिए, जितना मैंने 3-4 दिन टेलीविजन देखा है तो मैंने देखा है पुलिस बहुत संयम का पालन कर रही है रामपाल तक पहुंचने में, और इतना अरसा लगा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बड़ी तादाद में जिस तरह मीडिया कर्मी जख्मी हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस के कुछ कर्मियों से काफ़ी चूक हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी कभी भी इस तरह की घटनाओं में जख्मी नहीं होते। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमांड एंड कंट्रोल में कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं, क्योंकि जब आप इतना अरसा ले रहे हैं, रेस्ट्रेंट बरत रहे हैं, तो जब मीडिया कर्मियों के साथ वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, मीडिया के भी कर्मचारी अपने को
जो पत्रकार है अपने को खतरे में डाल के इस तरह के माहौल में जाते हैं, तो उनका हमें आदर करना चाहिए और प्रशासन को भी। तो इसमें खेतों में उनको दौड़ाया गया है, खेतों में उनको दौड़ाया गया है, मतलब ऐसा लगता है कि वो एक आदेश को लेकर खुद ही एक ट्रैप बनाया गया पत्रकारों मतलब को। आप फुटेज और देखिए, घुटने में भी नहीं मारा गया, सर पे लाठियां मारी गई हैं। रवि जी, सर पे लाठियां मारी देखिए गई। एक सिचुएशन होता है जब एक खट्टर साहब से अगर नहीं संभल रहा है तो कहते हैं कि नहीं संभल रहा है, मैंने पत्रकारों पे लाठी क्यों बरसवा रहे हैं? देखिए ऐसा है, तो चेस करके किसी को मारने इसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे ही वो असहाय है, वो कोई किसी वेपन से अपने को लैस नहीं किया हुआ, वो पुलिसकर्मी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। तो उनको अगर वो चेस कर रहे हैं फिर खेतों में दौड़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है। संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वाले पहलू पे एक ये आलोचना आ रही है कि पहले आप ही लोग जाते रहे हैं, ये तो पहली बार गए हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार गए थे या कई और बार जा चुके थे, पर इस पूरी घटना के संदर्भ में एक बात ये आ रही है कि ये जो रामपाल साहब हैं, इनको आपकी सरकार के समय में भी काफी बढ़ावा दिया गया, और इस मामले में जो सतपाल जी कह रहे हैं कि सभी दलों को मिलकर सोचना होगा, पता नहीं वो आप लोग कब सोचेंगे, क्योंकि एक बाबा को आप Z+ दे देते हैं, दूसरे बाबा अपनी सुरक्षा ले आते हैं, वो आप भी करते हैं, ये भी कर चुके हैं दोनों। रवि, सबसे पहले जो जैन साहब अपनी बात रख रहे थे उस संदर्भ में दो बातें मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने आजकल एक नई रीत शुरू की है, अपनी हर नाकामयाबी के लिए, अपनी हर गलतियों के लिए और अपने हर पाप के लिए जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि कांग्रेस वालों ने भी कभी ऐसा किया था। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है और कभी कभी इन पे तरस आता है। इनके पास अपनी गलती को जस्टिफाई करने या उसका जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं होता। दूसरी बात, इस देश में बाबाओं को, संतों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने में भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम काम किया है, बेनकाब है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी छुपाया नहीं। देश भर के संतों का समागम करना, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कोई जवाब देने के लायक नहीं। रह गई बात कांग्रेस के संदर्भ में, तो मेरी व्यक्तिगत तौर पर भूमिका है कि यह देश आमतौर पर लोग आस्था रखते हैं संतों में, महात्माओं में, बाबाओं में, और आस्था रखना कोई गुनाह नहीं। हम भी एक राजनीतिक व्यक्ति संत और महात्मा में आस्था रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई संत, अगर कोई महात्मा अपने आध्यात्मिक और धार्मिक आचरण से बाहर निकलकर अगर कुछ गलत काम करता है तो फिर कानून को अपना काम करना चाहिए और वहां पर किसी भी तरह की कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति, एक संत, महान संत जो बलात्कार के आरोपी थे, आज भी जेल में है। दूसरे संत जिनको Z+ की सिक्योरिटी दी गई है, उसको सरकार ने उससे कैसे निपटा था यह भी आप सबको मालूम है। रह गई बात राम रहीम जी के यहां, तो मैं पिछले पंजाब चुनाव में वहां पर काम देख रहा था पार्टी की तरफ से। मुझे आज भी याद है कि बाबा राम रहीम ने बहुत मन्नतों के बाद आखिर में अनाउंस किया कि हम अकाली दल और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाबा राम रहीम से कांग्रेस का क्या नाता है, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जानकारी पक्की है कि अकाली दल और बीजेपी के समर्थक रहे। अब रह गई बात आज की घटना। आज पत्रकारों के साथ जिस प्रकार की निर्दयता पूर्वक एक कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ, वो एक सर्वथा निंदनीय, सिर्फ निंदनीय नहीं, ये जो संघ के प्रचारक जो पहली बार, मैं एक बात पूरी कर लेने दीजिए, ये जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो संघ के प्रचारक है, उनकी एकमात्र पहचान ये है जिनके पास प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे अनुभवहीन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे तो पत्रकार भी मार खाएंगे और एक बाबा को गिरफ्तार करने के लिए इतना तनावपूर्ण व्यवस्था बना दिया जाएगा। प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। कोई बहुत जैन साहब कह रहे थे, जैन साहब ने कल भी कहा प्राइम टाइम में कि ठीक है हम सब्र कर रहे थे, वहां पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हम उनको किस तरह से निपटे। आपके कहने का मतलब क्या है कि संवेदनशील पुलिस अगर 5 नवंबर से अगर वहां पर खड़ी है तो इससे ज्यादा और क्या संवेदनशील हो सकती है? नहीं, पुलिस वहां खड़ी है, लेकिन आश्रम में उनके साथ काम करने वाले लोगों के साथ एक बातचीत होनी चाहिए, एक बैक चैनल डिस्कशन होता है और किसी तरह से रास्ता निकालना। अगर वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोर्ट में आप अपनी तरफ से हलफनामा दीजिए, कभी तबीयत ठीक नहीं है 10 दिन बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया है, मुझे लगता है बहुत ही गलत था और कहीं ना कहीं अनुभवहीनता का नतीजा। आपने हुड्डा सरकार के बारे में पूछा, मुझे जो जानकारी मिली है उस हिसाब से कुछ साल पहले इसी हुड्डा सरकार ने बाबा रामपाल को गिरफ्तार किया था। तब तो कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था, मैं तो पहली बार रामपाल जी का नाम सुना।
जब की सरकार में भी 40-42 साल बाद नहीं गए हैं, अदालत में पेश नहीं हुए हैं। पर गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहता हूं जो संजय, लेकिन गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं? गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं? जी, मैं भी एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो जो आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल रहते हैं वो कहते हैं जिनीवा कन्वेंशन भी है कि हम मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करें कम से कम। इस तरह से 30,000 10,000 मतलब सिपाहियों को ले आकर पुलिस से घेर देना, जेसीबी मशीन लगा देना, एक और तरह से माहौल को तनावपूर्ण बना देता। क्या इसके अलावा भी पुलिस के पास कोई विकल्प था क्या, या पुलिस और इससे बेहतर तरीके से निपट सकती थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जब देखिए यहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई है वो संत रामपाल, उनको चाहिए था वो सरेंडर करें पुलिस को या कोर्ट ऑफ लॉ को। अगर वो करते तो इतने इनोसेंट सिटीजन्स जो घायल हुए हैं, पत्रकार घायल हुए हैं, आपको नहीं लगता कि किसी और तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इसको हैंडल कर सकती थी? नहीं, मुझे लगता है इतना सारा पुलिस ले आकर पहले दिन से और कोई तरीका नहीं है पुलिस के पास, क्योंकि जब उनके पास इतने सेवादार हैं और इतने हथियारबंद लोग वहां पर मौजूद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस के पास और कोई तरीका है जो कोर्ट का जो निर्देश है उसका पालन करने के। तो हुआ तो नहीं। रामपाल जी। सर जी, सरकार के पास, राम अवतार जी, हाँ, सरकार के पास मैं जैन साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। जैन साहब ने कहा कि सरकार ने प्रयास किए, सरकार ने खुद मेडिकल बोर्ड बनाया और 3 डॉक्टर उसमें शामिल थे, एक अपोलो का और एक चंडीगढ़ से डॉक्टर शामिल था। डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, उस पर कोर्ट ने कहा कि आपको बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। आज ये करें कि हम कार्रवाई कर रहे हैं पिछले 5-10 दिन से। सरकार जानती थी कि संत रामपाल का इसमें कोई कसूर नहीं है और उन्होंने ही खुद बोर्ड बनाया और उन्हीं का या नहीं है, अदालत ने आपको वारंट दिया तो जाएंगे ना जाएंगे। मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर। अदालत में अगर सरकार के मेडिकल बोर्ड ने अप्रूव किया कि संत रामपाल ट्रेवल नहीं कर सकते और वो मेडिकल बोर्ड दे दिया, और जज महोदय ने मेडिकल बोर्ड को ही चैलेंज कर दिया। आप ये कह रहे हैं मेडिकल बोर्ड बिना अदालत के से इजाजत मांगे बनाया गया था? डिप्टी कमिश्नर ने बनाया था, अपने स्तर पर बनाया, बना सकते हैं डीएम जी, बना सकते, बल्कि उसको चैलेंज कर दिया सरकार ने। अगर चैलेंज कर दिया तो उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस बनाना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों बना दिया बिना अदालत के केस। सरकार ने उनकी रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया, डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट को चैलेंज किया सर जज ने। हाँ, डिप्टी कमिश्नर ने लिखा कि संत रामपाल बेहद बीमार है, उनको ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं माने तो आप उनको ले जाते अदालत में। हमने एक एफिडेविट लगाया कि अगर डिप्टी कमिश्नर के डीएम की रिपोर्ट्स को आप नहीं मानते तो कृपया आप बड़ा बोर्ड बना के संत रामपाल की तबीयत को आप देख लो। संविधान की पहली परिभाषा ये कहती है कि किसी आदमी को लाइफ की कीमत पे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। कसाब को भी जब गोलियां मारी गई थी तो उसको हॉस्पिटल सुरक्षा दी गई थी, पहले मेडिकल फैसिलिटीज दी गई थी। संविधान की पहली परिभाषा ये बताती है सर, लाइफ की कीमत पे आप किसी आप क्या सहयोग कर रहे थे? आप तो ले आके उनको आश्रम में बंद कर दिए थे। नहीं सर, हमने नहीं किया। गुरुजी आश्रम के हॉस्पिटल में थे। डिप्टी कमिश्नर आप आने देते एडमिनिस्ट्रेशन को? आपने इतने सारे लोगों को क्यों घेरा? अंदर भी एसपी, इतने सारे लोगों को हॉस्टेज क्यों बनाया? फिर अभी आज खबर आ रही है कि आपने बंधक बनाया, बंकर तक बना रखा है आपने आश्रम का। आप खोल दीजिए, फिर हमें जाने दीजिए अंदर, देखते हैं आपका आश्रम कैसा है। आप मीडिया आओ सर, आश्रम स्वागत आपका। कहाँ बुलाया? इतने दिनों से मीडिया वहां घूम रहा है, आपने एक बार भी अंदर नहीं बुलाया सर। आपने पूरा कमांडो तैनात कर रखा है, हेलमेट तैनात कर रखा है सर। मीडिया को कभी नहीं रोका, मीडिया के पास हम खुद गए, बल्कि आपको बताता हूं मैं। अब आप कल से आने लगे हैं, जब लगा कि स्थिति बिगड़ गई है और अब आप बिगड़ गई है तो अब इसमें अब आपके लिए दलील के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनी है, तब आप लोग मीडिया के पास आने सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात को पूरी करके इस बात कहना चाहूँ सर। जब मेडिकल रिपोर्ट हमने दी, हमने ये कहा कि जज से हमने एफिडेविट दिया कि आप पीजीआई की टीम भेज दीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नहीं मानते तो एक बार चेक करा लीजिए। सिंपल हमारी एक अपील थी। उन्होंने 21 का ऑर्डर कर दिया, एक बायस्ड ऑर्डर कर दिया। उसके लिए हमने कहा कि अगर हम ठीक हुए तो बिल्कुल आएंगे। सरकार की जो फेलियर थी, मैं बात कहना चाहता हूं, सरकार के पास सर 4 दिन थे। जैसे कमिश्नर साहब कह रहे थे कि कोई चारा नहीं था, 4 दिन अभी भी है। सरकार ने बातचीत का एक दिन भी सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आई। सरकार बातचीत मैं आप जिसलिए आए मैं आपसे बात करूंगा, अभी समय है हमारे पास। सतपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं राम अवतार जी को बताना चाहता हूं, शायद इनको तथ्य मालूम नहीं है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि 5 नवंबर को महाराज जी को हाई कोर्ट में पेश होना था। 5 तारीख को वो पेश नहीं हुए। उस कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दी कि 10 नवंबर को उनको पेश करो। जब हमारे अधिकारी उनको गिरफ्तार करने गए तो आश्रम की तरफ ये कहा गया कि उनकी स्थिति खराब है, आप डॉक्टर्स का बोर्ड बना दीजिए
डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करके सर्टिफिकेट दे देंगे कि क्या वो ठीक है या नहीं है। डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया जो 10 तारीख को हमने हाई कोर्ट में पेश कर दिया। हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको बोर्ड बनाने का कोई अधिकार नहीं था, वो बीमार हैं, स्वस्थ हैं, नहीं है, जैसे भी है उनको 17 तारीख को पेश करो। एक सप्ताह हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया, पूरा संदेश भेजा, सबसे निवेदन किया कि आप महाराज जी वहां चलें, संत जी पेश हो कोर्ट में, कोर्ट के आदेश का पालन करें। तो कह रहे हैं तारीख को पेश नहीं हुए। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे भी है 21 नवंबर तक सतपाल जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने उनका मेडिकल रिपोर्ट हमारे ये रामपाल जी जो कह रहे हैं कि अवमानना की है डीसी के ऑर्डर की या एसएसपी के ऑर्डर की, ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा सरकार सिर्फ जजों के खिलाफ किताब छपवा पालन कर रही है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। और आज भी हम कहते हैं कि जो भ्रष्ट जज उनके खिलाफ हमारा संघर्ष है, यही अपराध है सर, इसी अपराध की सजा भुगत रहे हैं। तो आप अदालत में लड़िए ना। अगर कोई जज भ्रष्ट है तो आप अदालत में लड़िए। आप जज के बारे में आप किताबें छपवा कर भेजेंगे, बांटेंगे, तो इसका मतलब आप चुनौती दे रहे हैं ना। आप भी तो चुनौती दे रहे हैं। इसको आप चुनौती, बीमारी की आड़ में आप चुनौती दे रहे हैं। फिर बीमारी ये सर 2006 से चल रहा है हमारा जज के खिलाफ। अब पुस्तक अपने आप नहीं छपवाई हमने, जब हमारे से पैसे मांगे गए गुप्ता द्वारा, सुनील गुप्ता द्वारा, जो मुझे नहीं मालूम, आप नाम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे नाम नहीं ले सकते, मुझे नहीं मालूम आप सच बोल रहे हैं कौन सा। चलो हाँ। जिसने मांगे उसके खिलाफ हमने पुस्तक में नाम दिया, एविडेंस दिए सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास 10 लाख एफिडेविट भेजे हमने पिछले 3 महीने पहले, और उसी की सजा का हमें भुगतना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस क्या है? इन दोनों की बातों को समझ के कुछ नहीं समझ। सतपाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। सतपाल जैन जी ने मेडिकल रिपोर्ट हमारी पेश करी और कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि संत रामपाल बीमार है, उनको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। आप संत भी कह रहे हैं तो अदालत के कानून मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो मानेंगे तो लोगों को हटा दीजिए। जिसको जाना है, कोई बीमार है, कोई खींच के तो ले नहीं जाएगा। तो सर हम कब कह रहे हैं? हम कब कह रहे हैं? खींच के तो नहीं ले जाएगा। अगर सबको पता है, कोर्ट को भी पता है कि कोई आदमी अगर वहां पर मरणासन स्थिति में है या ऐसी गंभीर स्थिति में है, आईसीयू जैसी स्थिति में है, तो उसको कोई खींच के नहीं ला सकता है। तो आप तो 1000 लोगों को घेर के, लाठी हेलमेट पहना के खड़ा करके आप अदालत को आंख दिखा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और एसपी अंदर आए आश्रम के, मेडिकल रिपोर्ट अंदर आश्रम के अंदर बनी है, दोनों आए, उन्होंने भेजी है सर। हमने ये भी अपील की। आश्रम अस्पताल है, बीमार है तो हॉस्पिटल है सर वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ? आम लोगों का अस्पताल है या बाबा के लिए अलग से हॉस्पिटल है? पूरे आश्रम के शिष्यों के लिए, और वहाँ बाबा भी है। प्रॉपर अस्पताल है? प्रॉपर अस्पताल है सर, डॉक्टर्स है वहाँ पे। सिद्धार्थ देखिए, मैं मतलब ये तमाम जो विवाद है इसमें जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 10-12 साल में आप देखिए कि जब भी कानूनी कार्रवाई किसी ताकतवर बंदे के खिलाफ शुरू होती है, चाहे वो सत्यम का राजू हो, जो सत्यम का राजू हो, या कोई सियासतदान हो, या बाबा जी हो, तो किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, किसी को चेस्ट पेन हो जाता है, किसी को ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी जो है सख्ती इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि एक हद तक इस मेडिकल कंडीशन को एक एक्सक्यूज बनाया जाता है ताकि ताकतवर लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग अपने आप को लॉ के हवाले सबमिट ना करें। तो मुझे लगता है कि ये जायज है कि कोर्ट ने अगर प्रशासन को टोका है कि भाई आपने किस आधार पर कमेटी बनाई, कम से कम आप अदालत को कंसल्ट करते ताकि अदालत का भी से होता है इसमें कि भाई इसमें कौन लोग शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस चीज को माना नहीं है और ये अपनी जगह में ठीक है, मतलब कोर्ट का हक बनता है। दूसरी बात की जिस तरह से ये सिचुएशन वहां पे बना है, एक मॉब सिचुएशन या फिर पुलिस पे हमला होना, ये मुझे लगता है कि इस चीज मतलब ये एक सिंपल बीमारी वाला मामला नहीं लगता मुझे। ये मुझे लगता है कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है। ये लोग अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम ताकतवर लोग हैं। सामने आधार होगा। आप कोई भी रिपोर्ट पकड़ा देंगे कि मेरे पेट में दर्द है, थोड़े ना मान लेगी अदालत सर, नहीं मानेगी। और धर्म का राजनीतिकरण और राजनीति का धर्म से जुड़ना, ये इस तमाम विवाद का जड़ सरकार ने बनाया, चाहे जो भी हो, अपोलो को हो चाहे फिर मार्क्स से आए हों, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर अदालत ने अगर नहीं माना उस रिपोर्ट को, तो नहीं माना तो आपको सम्मान करना पड़ेगा ना, जैसे बाकी लोग करते हैं जिनके पास हजारों समर्थक जुटाने की कोई सुविधा नहीं है।
या ताकत नहीं, बाकी लोग करते हैं, आप क्यों नहीं मान सकते? हमें उसी बात का एफिडेविट दिया कि अगर आप सरकार की रिपोर्ट्स को नहीं कई मानते, लोगों ने कल कहा कि आप सरकार लोगों की ने संत समुदाय को बदनाम कर रखा है आपके इस काम से। आप अगर जजेस के खिलाफ लड़ाई लड़ना हमारा अपराध है तो सर आप अपराध ही है। लड़ाई लड़ते रहे, इस मामले में अगर वारंट गया है तो पेश होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल चाहिए? पेश होना चाहिए सर। मेडिकल रिपोर्ट, कानून कहता है कि मेडिक बीमार है तो मेडिकल रिपोर्ट दे सकता है। जब उस कानून ने रिजेक्ट कर दिया तो आप पालन करेंगे कि नहीं पालन बिल्कुल करेंगे? करना चाहिए। उसके बाद हमने अपील लगाई कि आप एक और बोर्ड गठित करना। आपको उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम का लाभ मिल रहा है ना कि आप नहीं, ये कानून लोग तोड़ने के सुप्रीम बाद भी यहाँ पे कोर्ट, बैठ ये के लोग बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको हाईकोर्ट की 42 बार आप नहीं गए, आप 42 बार नहीं गए, तब भी बीमार थे क्या आप? तब भी आप आईसीयू पे आप थे। एक और बात करो सर, इस बार ना जाना चाहती है। अगर एक बार भी संत रामपाल 2006 से लेके अब तक हाई कोर्ट के इस बीमार होने से पहले अगर एक बार भी पेश ना हुए तो हम दोषी हैं। हम दोषी हैं इस बात के लिए। हमने जितनी भी बार कोर्ट में पेशी हुई, ये बातें आ रही हैं कि 42 बार वो पेश नहीं हुए। अगर सत्य हमें मुझे यहां जड़ा के मार देना, अगर ये सत्य लिख जाए तो ये असत्य बोला जा रहा है सर। ये असत्य बोला जा रहा है। 1000%। मेरा कहना यह है कि एक तरफ संत होकर वो लोगों को उपदेश देते हैं, संयम का पाठ पढ़ें, अच्छे काम करें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब उनके ऊपर आरोप लगा है तो वो जो अपने इतने सारे समर्थकों को रोक करके वहां और अपने आप को रोकना, सीधा बल्कि संत को कहना चाहिए था अपने आप कि भाई मुझे कानून ने बुलाया, कानून के पास मैं जाऊंगा, और वो रोकने वालों को बल्कि रोकना चाहिए था। उन्होंने जो रोका है तो उनकी शय पर रोका गया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये बात आज की नहीं है। 2006 में जब पहली बार इनके ऊपर वो हुआ तो एक व्यक्ति को गोली इनके आश्रम से मारी गई। वहां पर करौथा में जब इनका आश्रम था तो उस समय के अंदर वो जमीन भी किसी और महिला की थी। किसी और महिला को पेश करके उसके नाम से इल्लीगल जमीन पर कब्जा किया गया। उस आश्रम के अंदर जब वहां झगड़ा हुआ था, आर्य समाज के लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, तो उस समय के अंदर एक लड़का मारा गया और उस समय पुलिस ने अंदर गई। AK-47 ये कह रहे हैं कि 42 बार नहीं पेश हुए या AK-47 वहां मिली। उसके बाद के अंदर वहां पर कंडोम मिले दुनिया भर के और ब्लू फिल्में मिली और हजारों। कंडोम में क्या समस्या है? मैं बताता हूँ आपको, हजारों वहां पर वहां पर भ्रष्टाचार का केंद्र है। आप आर्य समाज का मैं गुरुकुल का प्रधान रहा हूँ, श्रीनिवास गुरुकुल का प्रधान रहा हूँ, और मैं ये एक बड़े चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ 2006 में मैं उन संत के खिलाफ मुझे एक बात बताइए, इतनी बातें हो गई हैं, आप लोग कानून व्यवस्था का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? 2013 उन्होंने कहा कि आप बीमारी का बहाना बना के समर्थक जुटा के ताकत दिखा रहे हैं, औरतों और बच्चों को आगे करके आप ताकत दिखा रहे हैं। कौन सी संतई होगी? अब हो गए। मुझे एक बात बताइए, संतई है कि दबंगई है? मैं सर अभी बताऊं, मैं अभी इस बात पे आता हूं सर। जो आप पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? सर हम पेश होने के लिए एफिडेविट लगाया सर इस 17 तारीख को। हमने कहा कि 21 तारीख को हम पेश होंगे। हमने कहा एफिडेविट लगा। गुप्ता जी एक बात, अच्छा मैं राज सिंह आर्य जी ने एक बात बताइए, इन्होंने 2006 को तथ्यों का पता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। बाबा कहाँ है बता दीजिए। मैं बाबा के बारे में जो बाबा रामपाल कहाँ है बता दीजिए। आपको तथ्यों का पता बता रहा है, आप उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बात, 2 बातों का जवाब देता हूं सर। मैं इसी बात पे आऊंगा। राज सिंह आर्य जी ने बताया उसको नहीं बताया 2006 में एक महिला, महिला वाली बात पे आ रहा नहीं, उसकी बात नहीं, वो सब बाद में होता रहेगा, गूगल कर लीजिएगा। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं सर, मेरा समय चला जाएगा। गुप्ता जी मैं कह रहा हूँ कि क्या इन परिस्थितियों में जो आर्य समाजियों ने हमला किया, बिल्कुल वो नहीं किया। आर्य जी मुझे ब्रेक में जाना पड़ेगा, मुझे ब्रेक में जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो परिस्थितियां ये लोग बता रहे हैं आपस में, बाजार मत बनाइए टीवी चैनल को। ऐसे ही लोग भड़के हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं और उसमें और सुपरमैन बन के बन जाऊं। हाँ, मेरा लाइफ कट जाए, आप लोग मुक्ति दिलाते रहिएगा लोगों का, मुझे उसकी चिंता ज्यादा है। मैं कह रहा हूं ये जो परिस्थितियां बता रहे हैं कानूनन कहीं टिकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं टिकती, बिल्कुल निराधार हैं। और अगर ये कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उस मेडिकल बोर्ड का जो भी रिकमेंडेशन था, तो इनको चाहिए था कोर्ट में जाते, पेश होते। अरे आप एम्बुलेंस में जा सकते हैं कोर्ट में, आपको प्रॉपर डॉक्टरों के साथ, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, एक फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस में आप जा सकते हैं। मौका देते हैं। अगर ये बीमार हैं तो, खतरनाक तरीके से बीमार हैं, तब तो क्या उनको ऐसे खींच के लाया जा सकता है? मैं एक बात जानता हूं, इनको भी मौका देते हैं इनकी बात का। बिल्कुल नहीं। अगर वो खतरनाक रूप से बीमार है, कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी उनको जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह खतरनाक रूप से बीमार हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार ने मेडिकल अगर वो मेडिकल रिपोर्ट जो भी हो, लेकिन जो हालात हैं वहां पर, वो अगर
संत रामपाल चाहें तो उस हालात पे नियंत्रण करवा सकते हैं, वो निर्देश दे सकते हैं अपने समर्थकों को कि आप संयम का पालन करें। और ये मुझे तो लगता है कि अब आपकी और इन लोगों की कोई ऐसी भूमिका पे ही कोई व्हाइट पेपर आ जाना चाहिए, जो मांग की जाती है, जो कभी नहीं आता है वो व्हाइट पेपर। ये कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। को भी अब सर प्रशासन को विलिंगनेस नहीं दिखाई, ये पूरी तरह सरकार का फेलियर है। क्या फेलियर है ये? सरकार ने बातचीत करनी चाहिए थी। हाँ, 4 दिन थे। हाँ, एक भी मंत्री बातचीत करनी चाहिए। एमएलए कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो सरकार बातचीत करेगी। पिछले 15 दिन से ये सरकार क्यों बात करेगी? मतलब आप कह रहे हैं कि बाबा इतने बड़े हैं कि सरकार आएगी बात करने? हमने बार-बार अपील की है, अपील कर रहे हैं। ये नेगोशिएशन का सवाल थोड़ी है, ये नेगोशिएशन का सवाल है। सरकार बात करने आएगी, क्यों आएगी बात करने के लिए? फिर आप सर हमले से इसका रिजल्ट है, इसका हमला करके किसी चीज को आप बता रहे हैं ना, तो फिर आप कह रहे हैं ना कि अगर नहीं बात करेंगे तो हम ऐसे हमला करेंगे। विचित्र है। मध्य मार्ग आप बाकी संतों को भी तो सोचिए, वो क्या सोच रहे होंगे, बैठ के प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो समस्या का समाधान बातों से मतलब हमें अच्छी बातें सुनने को मिलनी चाहिए। मुझे भाई साहब की बात समझ में नहीं आई। अगर हम तथ्यों को फॉलो करें, और मुझे लगता है कि कोर्ट ने जिस तरह से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ठुकराया है, कहीं ना कहीं कोर्ट ये संदेश दे रहा है, कोर्ट सरकार, हरियाणा सरकार की नीति पे भी शक कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है ढीलापन दिखा रहे हैं। हो सकता है कि उस ढीलापन का एक नमूना वो मेडिकल बोर्ड ही था, इसीलिए कोर्ट ने उसको नकारा है, ठुकराया है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार को भी कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप ढीलापन क्यों दिखा रहे थे अभी तक। मतलब कि कोई जल्दबाजी नहीं, इनको पेश कराना है कोर्ट के आदेश के अनुसार, आप क्यों ढीलापन दिखाते? ये जवाब हमको बीजेपी रामपाल के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं है सर, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या बात कर रहे हैं साहब? आप ही मुकदमा, आप ही वकील। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर इस केस में आपसे देख के किसी और ने सीख लिया, वो किसी और ने तो क्या बवाल बनेगा हमको समझ में नहीं आता। जो सवाल आपने शुरू में पोस्ट किया कि तमाम जो फसाद का संत रामपाल के खिलाफ कोई केस, सुनिए जो जड़ है इस फसाद का, वो ये है कि भाई पॉलिटिक्स रिलीजन को यूज कर रहा है, बाबा लोग पॉलिटिशियंस के साथ इस मिश्रण को वेलकम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो संत बाबा लोग हैं, ये भी अपना ताकत दिखाएंगे। अपने आप को लगता है कि देयर अबव द लॉ। अब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। संजय, मुझे माफी चाहता हूं आपसे कि बहुत ज्यादा आपका इस्तेमाल नहीं कर सका। राम अवतार जी बहुत ज्यादा फुटेज खा गए, आप उधर भी आश्रम भी घेर लिया और सतपाल जैन जी। लेकिन बाद में हम ब्रेक के बाद आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, सिर्फ आप और आप रहेंगे, हम जरा सा कबीर पंथ की बात करते हैं और सिद्धार्थ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी आपका, संजय निरुपम आपका, गुप्ता सर आपका भी, थैंक यू। ब्रेक।